तो ग्लोबल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सोमवार को इसका आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और इस राइजिंग राजस्थान के साथ ही राजस्थान के औद्योगिक विकास का नया सूरज निकलेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोर्टी का पैनल है। फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, जो जाना पहचाना नाम राजस्थान की इंडस्ट्री और उद्योग व्यापार को नेतृत्व देने वाले, साथ ही हमारे गोदा जी भी हैं, विनय गोदा जी, और जो फोर्टी विमेन विंग की प्रेसिडेंट है डॉक्टर अलका गौड। तो और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन इन्हीं के साथ में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सुरेश जी, बहुत सारी जो सरकार के साथ में बातचीत हुई है, जो राइजिंग राजस्थान की तैयारियां की गई हैं, उसमें फोर्टी का भी एक महत्वपूर्ण एक भागीदारी है। तो किस तरह का उम्मीद करते हैं कि अब ये राइजिंग राजस्थान वाकई में राजस्थान में औद्योगिक राइज करने के लिए पर्याप्त एक इवेंट होगा? मैं सबसे पहले तो बीके शर्मा जी आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक सही टाइम पे इस टॉपिक पे चर्चा हम आज यहाँ कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान, मैं मान रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी की अच्छी सोच और अच्छे जो अभी तक जो स्कीमें दी हैं, उन्होंने जो पॉलिसीज़ दी है वो एक अच्छी पॉलिसीज़ दी है और राइजिंग राजस्थान में राजस्थान 100% राइज करेगा। और इस बार जैसे पहले जो भी हमारी समिट हुई है वो उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितनी की उम्मीद की जा रही थी, और इस बार हम ये समझ रहे हैं कि इस बार ज़्यादा इसका कामयाब होने का चांस है। उसका एक रीज़न है, कारण कि 4 साल की सरकार अभी हो रहा है, 1 साल पूरा हुआ है। इनके पास टाइम है जो भी एग्रीमेंट, जो भी हमारे MOU साइन होंगे उनको फुलफ़िल करने के लिए। और साथ के साथ ये डबल इंजन की सरकार है, उसका भी एक फ़ायदा राजस्थान सरकार को मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मॉनिटरिंग भी सेंट्रल से इसकी होने की उम्मीद है कि सेंट्रल भी इसकी मॉनिटरिंग साथ साथ करेगा। तो इस बार इसी को देखते हुए हम सबको ये उम्मीद है कि इस बार राइजिंग राजस्थान 100% कामयाब होगा। आपने भी एक सवाल उठाया कि अभी तक ये सफल नहीं हुआ है, तो सफलता के पीछे जो असफल रहते हैं, क्या कारण इसके पीछे रहता है? और सबसे बड़ी बात है कि MOU होते हैं, MOU धरातल पर नहीं आते, कागज पर MOU होने के बाद में। तो ये क्या एक जो निवेशक हैं और सरकार के बीच में ऐसा कौन सा गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है? क्या होता है कि MOU व्यापारियों ने सरकार के साथ कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है वो होता है ब्यूरोक्रेसी के साथ उसको तालमेल बैठाने का। वहीं कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। फिर बहुत सारे लोग MOU सिर्फ इसलिए करते हैं कि हो सकता है हमारे को लैंड फ्री मिल जाए, लैंड रियायती रेट पे मिल जाए, लोन हमको रियायती रेट पे मिल जाए, या उनकी खुद की भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसे होते हैं जिनकी अपनी तैयारियां पूरी नहीं होती है, वो किसी न किसी के माध्यम से सिर्फ MOU कर लेते हैं और उस पर दोबारा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कमी रहती है कि सरकार भी उन पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी उन पे पूरा ध्यान नहीं दे पाती है, और व्यापारी भी ऐसे ही अगर नॉर्मल वो MOU कर लेते हैं तो वो भी रह जाता है। तो सरकार से हर MOU करने वाला ये उम्मीद करके चलता है कि सरकार डेफिनेटली इसमें हमारे को ज़मीन कुछ रियायती रेट पे या फ्री देगी। तो हमारा भी ये कहना है कि सरकार को डेफिनेटली इस पर ज़मीन जिसको भी चाहिए उसको, क्यों है, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जिसके पास लैंड बैंक सबसे बड़ा है। पहले हमारे यहाँ पे पानी की कमी थी, इस बार ये पानी की कमी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 MOU किए हैं, उसकी वजह से इस बार राजस्थान में पानी की भी कमी आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगी। तो जो व्यापारी MOU कर रहा है वो एकदम सीरियस होना चाहिए, और साथ के साथ जो सरकार से उसको सुविधा मिलनी चाहिए वो हर एक को, चाहे MSME हो चाहे बड़ा हो। बड़े लोग तो ले जाते हैं उसका बेनिफिट, पर छोटे व्यापारियों को, MSME को इस पे बेनिफिट नहीं मिल पाता है या वो इसको प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो इस बार सरकार को MSME पे खास फोकस करके और MSME को डेफिनेटली कामयाब करवाना पड़ेगा। सुरेश जी ने एक अच्छी बात कही है कि बहुत से जो MOU करने वाले इन्वेस्टर हैं वो सीरियस नहीं होते और केवल लोकप्रियता के लिए या मीडिया हाइप के लिए कई बार MOU कर लेते हैं। तो ये पहली बार ऐसे हुआ है। ज़्यादातर जो उद्योगपति या व्यापारी हैं वो सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि उन्होंने सुविधा मुहैया नहीं कराई है और इसलिए MOU धरातल पर नहीं आते। लेकिन जो गंभीरता से जिसको निवेश करना है वो भी लोग होने चाहिए इसके अंदर। क्यों गोदा जी, क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली इसमें सरकार का काफ़ी इस बार पॉजिटिव स्टेप लिए गए हैं।
पर्टिकुलरली एमएसएमई को लेकर। और एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो हर राज्य और कंट्री के डेवलपमेंट में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उसी को देखते हुए उन्होंने इस बार नई स्कीम में एमएसएमई को लेकर काफ़ी नए पॉइंट कवर किए हैं, जिससे डेफिनेटली निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निवेश को बढ़ावा मिलेगा, अभी उम्मीद काफ़ी है। हमारे साथ में डॉक्टर अलका गौड़ हैं, जो 40 विमेन विंग की चेयरपर्सन है। इनसे बात करेंगे। मैडम, आपके पास में तो पेपर भी है, आपने काफ़ी तैयारी की है, तो लगता है कि आपको काफ़ी उम्मीद है इस बार राइजिंग राजस्थान से? हाँ, काफ़ी उम्मीद है, इसलिए क्योंकि नई सरकार है और रिपीटेड है, सेंटर में भी रिपीट हो रही है। और इस बार जिस तरह से इन्होंने सरकार बनने के पहले ही साल पे इतने एफर्ट्स डाले हैं कि ये देश विदेश से निवेशक जुटा रहे हैं, और राइजिंग राजस्थान का अपने कार्यकाल के पहले ही साल में आयोजन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ों को ये धरातल पे कर पाएंगे। और अभी से ही जब ये इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करना शुरू करेंगे, तो जब तक सरकार का कार्यकाल पूरा होगा तब तक काफ़ी अच्छा आउटपुट आ चुका होगा। और महिलाएं, क्योंकि अब एमएसएमई सेक्टर में आप देखिए महिलाओं का योगदान पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उनकी जो आप देखिए एंटरप्रेन्योर वुमेन्स जो हैं अब बढ़ चुकी हैं, तो सरकार से काफ़ी उम्मीदें भी हैं। एक सेशन भी राइजिंग राजस्थान में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूरा डेडिकेटेड है। हाँ, हर स्टोरी नाम से है, जिसमें गीतांजलि किर्लोस्कर जो हैं दिल्ली से आएंगे, और काफ़ी रिनाउंड जो बिजनेस वुमेन्स हैं वो सारी इनवाइटेड हैं। और ये पूर्व में भी जैसे गीतांजलि किर्लोस्कर जी जो हैं, पहले तो इनके हस्बैंड ही देख रहे थे बिजनेस, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उसको मल्टीलैटरल अप्रोच दी है, और जिस तरह से एमएनसीज के आने के बाद में इन्होंने किर्लोस्कर ग्रुप जो है वो डाइवर्ट हुआ है अलग अलग सेक्टर्स की तरफ, तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हमारे यहाँ की महिलाएँ इस लेवल की महिलाओं को सुनेंगी तो पता चलेगा कि उनकी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद में कितनी महिलाएं इंस्पायर होती है और उनसे आगे बढ़ने की सीख लेती हैं। क्योंकि ये आधी आबादी को भी आगे लेकर आना होगा। यदि राजस्थान में उद्यमिता को विकसित करना है तो महिला उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करना होगा, लेकिन साथ ही युवाओं के लिए भी इस बार सरकार ने अपनी जो एमएसएमई पॉलिसी लॉन्च की है उसमें युवाओं का काफ़ी ध्यान रखा गया है। खासतौर से जो 35 साल तक के युवा उद्यमी हैं उनको कई सारी सब्सिडी हैं और उनको प्रोत्साहन अनुदान भी दिया गया है नई उद्योग लगाने के लिए। साथ ही लेकिन पुराने उद्योगों में भी यदि अपग्रेडेशन के लिए सोनी जी बात की जाए और उनको सरकार अगर मदद करे, केवल नए निवेश के साथ अगर पुराने को भी अपग्रेडेशन या उसकी टेक्नोलॉजी बदले उसको वो एक्सपेंशन विस्तार के लिए, तो भी शायद एक बड़ा कदम हो सकता है सरकार की ओर से। बिल्कुल है सर। राजस्थान जो है वो बहुत ही उद्यमियों का प्रदेश रहा है, और सरकार ने जो ये कदम लिया है राइजिंग राजस्थान का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, राजस्थान में बहुत पुराने जो व्यापार हैं, बहुत ही ऐतिहासिक तौर पे जिन लोगों ने शुरुआत की, और वो आज भी बहुत ट्रेडिशनल तरीके से उसको कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं है। बट जिस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ में लिया जा सकता है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ में लिया जा सकता है, उससे उस उद्योग को ना केवल बढ़ाया जा सकता है बल्कि ग्लोबल स्केल पे हम लोग बहुत तेज़ी से ले जा सकते हैं। क्योंकि कभी भी आप एक नया व्यापार शुरू करते हैं, उसका एक डाइजेशन पीरियड होता है, उसको एक बहुत टेस्ट से गुजरना पड़ता है। बट हमारे जो पुराने व्यापार हैं ये ऑलरेडी उस डाइजेशन से गुजर चुके हैं। वो उन्होंने टाइम टेस्टेड दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलरेडी टाइम टेस्टेड। सो उन टाइम टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम नया फ्लेवर देते हैं, नई विचारधारा के साथ उनको आगे बढ़ाते हैं, और अच्छी बात यह है कि इन सारे व्यापारियों के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी जनरेशन है, और वो ये सब चीज़ें करना चाहती हैं। तो ये दो तरफ से बेसिकली काम करना पड़ेगा। इन व्यापारियों के जो मुखिया हैं, जो आज दादा परदादा हैं, या फिर जो उस लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। युवा लोगों को कमांड देनी पड़ेगी, और युवा लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक टेक स्टार्टअप ही खोलूँ या मैं बेंगलोर जाके ही बैठूँ। अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वो रन कर रहे हैं, उनके पिताजी रन किए, दादाजी रन किए, और उनके अच्छे टर्नओवर्स हैं, जो बहुत बड़े होने ज़रूरी नहीं है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। आज उसी को आप आगे लेके बढ़ें, और बहुत ग्लोबल लेवल पे बहुत आगे जाने की बहुत संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। अभी सरकार ने राइजिंग राजस्थान से थोड़े दिन पहले ही 9 नई पॉलिसीज लॉन्च की हैं, और ये पॉलिसी इसलिए कि जो निवेशक हैं उनको एक रोड मैप क्लियर हो उनके सामने कि वो निवेश कर रहे हैं तो सरकार की ओर से उन्हें क्या मिलेगा। इस पर बात करेंगे सुरेश जी से। सुरेश जी, पॉलिसी जो लॉन्च की गई है उनमें जो अनुदान, सब्सिडी वगैरह, ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं, ठीक है,
लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक राज्य स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जिसमें मुख्य सचिव उसको लीड करेंगे। इसके अलावा जो जिला स्तर पर भी कमेटियां बनाई हैं मॉनिटरिंग के लिए, जिसे कलेक्टर को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो यही एक कमी थी, शायद एक गैप यही था कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी। यदि मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है तो ये निवेश भी धरातल पर आ पाएंगे। डेफिनेटली बीके शर्मा जी, आपने एक अच्छी बात बोली है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे हम अपना व्यापार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम जहां स्ट्रोंग होगा वहाँ पे डेफिनेटली उस चीज़ की संभावनाएं सक्सेस होने की ज़्यादा रहेगी। तो सरकार ने इस बार पहली दफ़ा ऐसा है कि इसका मॉनिटरिंग सिस्टम का एक ढांचा तैयार किया है और उसकी वजह से ये लग रहा है कि इस बार जितने भी एमओयू होंगे, तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के एमओयू पहुंच गए होंगे शायद। तो वो जितने भी एमओयू होंगे उसमें 100% तो हम नहीं कह सकते कि सफल होंगे, पर 70-80% अगर सफल होके और धरातल पे आ जाते हैं तो राजस्थान बहुत तेज़ी से बहुत विकसित होने की तरफ आगे बढ़ेगा। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि अगले 5 साल में हमारी जीडीपी किस लेवल पे पहुंचनी चाहिए, वहां तक पहुंचने में इस राइजिंग राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे साथ एक और मेहमान वर्तिका जैन जुड़ी हैं, आप सीधा इनके पास ही चलते हैं। वर्तिका जी, आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह, हालांकि आप तो टीवी का भी एक फेस हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर यदि राजस्थान में महिला वुमेन अगर कोई अपने यूनिट लगाना चाहती है, कोई भी वेंचर शुरू करना चाहती है, क्या क्या चुनौतियाँ आती है उसके सामने? हाँ, एक फ़ीमेल के सामने बहुत सारी चुनौती आती है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि उनको जो मेन प्रॉब्लम होती है वो फंड्स की होती है। और वो फंड्स जो भी वो बिज़नेस करना चाह रही होती हैं, पहले तो ये होता है कि बहुत सारी महिलाएं तो सक्षम ही नहीं होती हैं, उस दिशा में सोच ही नहीं पाती हैं। लेकिन जब उनकी एक सोच डेवलप होती है तो हम कह सकते हैं कि वो छोटा से स्टार्टअप के साथ शुरू होती हैं। वो स्टार्टअप के लिए उनको चाहिए होता है कि एक तो एक उनकी लाइजनिंग, कि वो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से जिस प्रोडक्ट के लिए या जो भी वो बिज़नेस शुरू करना चाह रही हैं वहाँ तक उनका कॉन्टैक्ट कैसे हो, वो एक मेजर प्रॉब्लम आती है। सेकंड, अगर कॉन्टैक्ट हो भी जाता है तो बात आती है कि फाइनेंशियली अब वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो कहाँ से उनको एक हेल्प मिल सके, प्लस आसपास के लोगों का किस तरह से एक सहयोग उनको मिले ताकि वो ग्रो करें। और उसमें उनको चाहिए होता है कि वो कितनी समझदार हैं, सोच तो लेती हैं बट अब उसको किस डायरेक्शन में वो काम करें, तो उनको जो एक हेल्प मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीमेल्स के लिए कोई एक ऐसा हब होना चाहिए जो उनको एक गाइडलाइन देता रहे कि आप इस पाथ पे चलें तो आपको एक सक्सेस मिलेगी, या आपको बिजनेस में स्टार्टअप के बाद एक अपना बड़ा वेंचर आप क्रिएट कर सकेंगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें उनको एक फेस करनी पड़ती हैं। बाकी हाँ, जहाँ हम स्मार्ट वुमेन की बात करते हैं तो उन लोगों के पास ये होता है कि एक विज़न भी होता है, अच्छा डेवलपमेंट भी वो लोग कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ क्राइटेरिया में फ़ीमेल्स थोड़ी सी इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान रहती हैं। तो हाँ, उस दिशा में ये है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर हम करें या गवर्नमेंट का एक सपोर्ट रहे, या आम लोग या जो छोटे छोटे से आपने देखे NGOs भी बहुत काम करते हैं, या हम बात करते हैं 40 वाले ग्रुप की बात अगर हम करते हैं जिससे कि हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर हम उस चीज़ की बात करते हैं तो हमें काफ़ी सहयोग मिल जाता है। और फीमेल जो सोचती हैं तो बस उनकी सोच को एक मार्गदर्शन भी मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। तो इस तरह की कुछ अच्छे से जो NGOs बने हुए हैं, कुछ बड़ी चीज़ें इस तरह से बनी हुई हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ये पहले भी 40 के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाई गई है कि उद्योग भवन के अंदर एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हेल्प डेस्क होनी चाहिए, ताकि उनको तमाम जो सरकार की स्कीमें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी जानकारी उन्हें मिल जाए। मैं गोदा जी के पास आऊँगा। गोदा जी, एक और बड़ी बात है कि जितने भी MOU हैं उनमें 80% से ज़्यादा ने ज़मीन मांगी है कि लैंड आप दीजिए, यदि आप लैंड हमें प्रोवाइड कराएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये एक कंडीशन है, अगर लैंड नहीं मिलती है सरकार की ओर से तो क्या निवेश ये नहीं होगा? देखो, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लैंड पे होता है। यदि सरकार लैंड दे दे और सब्सिडाइज रेट पर दे दे तो जो अभी MOU साइन हो रहे हैं वो सब धरातल पर बन सकते हैं। ये पूरी संभावना है यदि लैंड गवर्नमेंट या रिको जो भी है वो सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करे तो। हमारे साथ में एक नई मेहमान नीलम मित्तल 40 की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। नीलम जी, अब तो आपने काफ़ी स्टडी कर ली है सारी पॉलिसीज़ की, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपको ही जानकारी है। तो इन पॉलिसीज़ की खास बात क्या है? क्या इससे जो औद्योगिक विकास है, जो $350 बिलियन की हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं अगले 4 साल में, उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे?
बिल्कुल क्यों नहीं पहुंच पाएंगे। अभी तक ये पहला ऐसा अथक प्रयास जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने लिया है इस राइजिंग राजस्थान के थ्रू। अब मुझे लगता है कि राजस्थान असली विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर औद्योगिक विकास होता है, इंडस्ट्रियल लोग वहाँ प्रोग्रेस करते हैं, और अगर उनको इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो विकास की संभावनाएं अपार हो जाती है। और इनके जो इन्होंने 350 बिलियन डॉलर का जो प्रोविज़न रखा है इसमें A to Z एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं। बेरोजगार को रोजगार, औद्योगिक प्रावधान, इंडस्ट्रियल का इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म, सारी चीज़ें इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल प्रस्तावित की है। तो जिस तरह के एफर्ट किए जाते हैं, सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि इस बार गंभीरता ज़्यादा है प्रयासों में। सोनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जो जितने MOU हुए हैं उनमें ज़्यादा 70% सोलर पर है। बड़ी चुनौती ये है कि सोलर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं मिलता है। सोलर में एक बार प्लांट लग जाता है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, और सोलर के लिए उन्हें ज़मीन चाहिए। तो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उसमें अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, एनर्जी जो है वो, देखिए लैंड का, जैसे गोदा जी ने अभी बताया, कोई भी इंडस्ट्री के लिए लैंड इज़ द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट, राइट। तो वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, रिक्वेस्ट भी हम करते हैं। दूसरा होता है एनर्जी। बिना एनर्जी के ना तो आपका इंडस्ट्री चल सकता है, ना आपका मीडिया चल सकता है, ना ही आपका और कोई भी प्रोविज़न चल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा प्रावधान है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत होती है। अब हमारे राजस्थान में आपको मालूम होगा कि राजस्थान का जो लैंड बैंक है वो इस तरह का है कि सोलर जो है सबसे मेजर पूरे इंडिया में या पूरे एशिया में भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा रहती है। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सबसे पहले उनको यूज़ में लेना चाहिए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। उनसे रेवेन्यू भी आएगी, हमारे पास राजस्थान के पास एनर्जी भी आएगी, रेवेन्यू भी आएगी, और उन्हीं रेवेन्यू को और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और कई चीज़ें जो हैं वो डेवलप होने की ज़्यादा संभावना है। उसमें मेरा जो सवाल था ये था कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। देखिए, ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप एकड़ में सोलर फार्म लगा दीजिए और उनको रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, उससे इंडस्ट्री को प्रबलता मिलेगी और उसी से आगे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सो दिस इज़ नॉट ए केस ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। मैं इस मामले पे एक बार सुरेश जी की राय मैं लेना चाहूँगा कि ये जो ज़्यादातर MOU हैं उसमें ज़मीन मांगी गई है 80%। अभी रीको के 442 औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें 93,000 हेक्टेयर लैंड है इनके पास। लेकिन अभी इन नए अगर MOU को देते हैं तो इनको 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन और चाहिए। तो अभी तक ऐसी कोई लैंड बैंक सिस्टम है नहीं सरकार के पास। तो आप बताइए कि कैसे संभव होगा ये। तो सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट अगर सरकार को लेना है तो लैंड की कमी नहीं है। और राजस्थान, मैंने पहले भी बोला, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे बड़ा लैंड बैंक है पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के पास। और ऐसी लैंड बहुत पड़ी है जो आज की तारीख में भी वर्जन है या जहाँ फसल नहीं हो सकती है। और अब सबसे बड़ा फ़ायदा जो राजस्थान को है कि एक तो बड़ा कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का राजस्थान से निकला है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। और पाली में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया है अभी इस बार बजट में, तो वो भी डेवलप होगा, तो उसमें भी लैंड बैंक है। उसके साथ इस पूरे प्रोजेक्ट पे जहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर निकलता है, सरकार की अगर इच्छा शक्ति होगी तो कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया लाया जा सकता है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार इंडस्ट्रियल लैंड फ्री दे। सरकार एक रियायती रेट पे अगर लोगों को इंडस्ट्रियल लैंड देती है तो उसका बेनिफिट इंडस्ट्रीज को होगा। और सरकार की अगर इच्छा शक्ति होगी तो डेफिनेटली सरकार लोगों को प्रोवाइड करवा पाएगी। हाँ, भूभाग की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा देश का राज्य है। जमीन की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन उसको विकसित करके उद्योगों के अनुकूल बनाना एक बड़ी चुनौती है। अलका जी, यहाँ पर क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक अलग से पॉलिसी जारी की गई कि वहीं पर जो पैदा हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसकी इंडस्ट्री भी वहीं लगे, उसकी प्रोसेसिंग भी हो, वहीं से उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये, हालांकि ये प्रयास पहले से भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब इसको पूरी तरह से पॉलिसी बनाकर किया जा रहा है। तो इसका लाभ मिलेगा राजस्थान को, और ख़ासतौर से हस्तशिल्प और जो महिला कारीगर हैं जो अलग अलग ज़िलों में दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं उनको।
हाँ, ज़रूर से मिलेगा इसका लाभ। जैसे आप देखिए अभी अभी हम जब अजमेर किशनगढ़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पूरा गोटा का व्यवसाय है और उसको इसी क्लस्टर योजना के तहत लिया गया है। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो स्टोन कटिंग का काम है या जोधपुर की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ ऑलरेडी इस तरह के क्लस्टर सेटअप हो चुके हैं और इसलिए इस तरह की योजनाएँ जो हैं ये भविष्य में काफ़ी काफ़ी कारगर साबित होंगी। क्योंकि क्या होता है कि जो जिस जगह की, जैसे अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे भी इन्होंने पॉलिसी दी है, तो जो जिस जगह की खासियत है उसी प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोट करने के लिए वहीं के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दें और इस तरह की सुविधा दे दें, इस तरह की मशीन्स दे दें जो वो एक इंडिविजुअल आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता और उसको सरकार सब्सिडाइज रेट पे पूरी कम्युनिटी के लिए जो उस जॉब से रिलेटेड है उनको प्रोवाइड करा दे, तो चीज़ों का जो मूवमेंट है और जो चैनलाइजिंग है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। सामान का बनना, सामान को तैयार करना और सामान को आगे तक पहुँचाना और उसके लिए मार्केट प्रोवाइड करना, तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। नीलम जी से भी बात करेंगे। नीलम जी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी को इन्होंने पॉलिसी बना दिया। पहले एक इनका योजना थी, लेकिन अब उसको पूरी तरह से पॉलिसी बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी इसके साथ में जोड़ दिया गया है। तो मुझे लगता है जो डबल इंजन का फ़ायदा इससे अलग अलग ज़िलों में हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा। ये सबसे सराहनीय कदम है हमारे मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान वर्सटाइल कल्चर एक्टिविटीज़ का स्टेट है। यहाँ पे हर एक सिटी की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। अभी जितने भी पर्यटक जब हमारे यहाँ आते थे प्रोडक्ट के लिए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उनको ये वाइफिग्रेशन नहीं होता था और वो भटकते थे कहीं ना कहीं। बट जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कर दिया तो स्पेशलाइजेशन हर एक सिटी का राजस्थान में है। जैसे जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस है। तो हर एक स्टेट के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इंटरनेशनली मार्केट में कैसे राजस्थानी लोग अपने व्यापार की संभावनाएं तलाश करें, तो इसके लिए भी ये एक सराहनीय कदम है। और इससे लगता है कि अपार संभावनाएं हैं जब हम नेशनली और इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को, राजस्थानी अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने व्यापार की जीडीपी ग्रोथ के लिए आगे प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। जीडीपी की बात की है सरकार ने, 10% की दर से जीडीपी राजस्थान के विकास की उम्मीद जताई, अनुमान लगाया है। हमारे साथ अभी सोनी, आप एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी यहाँ पर लॉन्च की है। आप भी प्रोडक्ट, आप जिस तरह से आप एक्सपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, इस तरह अभी चुनौती क्या है राजस्थान के एक्सपोर्ट को, क्योंकि अभी भी 2-3% की भागीदारी है देश के एक्सपोर्ट में राजस्थान की, उसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है? मेरे ख्याल से हमारा जो एक्सपोर्ट है ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट वगैरह का है, तो इसके अंदर जो मुझे लगता है, एक तो प्रोडक्शन स्पीड हमेशा कम होती है। बिकॉज आपका कोई भी एक्सपोर्ट, जैसे हम चाइना की बात करें, चाइना इतना एडवांस क्यों है एक्सपोर्ट में? बिकॉज उन्होंने जो एडवांस मशीनरी लेके आए हैं वो लोग, और बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं, बहुत सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। तो कोई भी इंटरनेशनली कहीं भी अगर आपको, एक तो आपको 2 तरह का एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग ना। एक हमने निश पकड़ लिया, बहुत ही हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनेगा, इसलिए एक्सपेंसिव भी है, इसलिए हम लोग धीरे भी बना पाते हैं, इसलिए हमारा रॉ मटेरियल भी ऐसा है। दूसरा एक तरीका होता है एक्सपोर्ट को बढ़ाने का कि हम उस कमोडिटी में जाएँ जो बहुत तेज़ी से बना सकते हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों को एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, उस तरफ एक बार जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग बहुत तेज़ी से और माल को जो है बहुत बड़ी मात्रा में बना सकते हैं और बहुत अच्छी कुशलता से बना सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, बट इसके साथ साथ जो मास वाली चीज़ें उसको करना चाहिए, तभी हम लोग जीडीपी में अपने हैंडीक्राफ्ट की अमाउंट को राजस्थान का इंक्रीज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। मैं एक्सपोर्ट के मामले पर सुरेश जी से भी जानना चाहूँगा, आप भी सीधे जुड़े हुए हैं एक्सपोर्ट से। एक बड़ी चुनौती होती है कि फ्रेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता रहता है ग्लोबल लेवल पर। जो भी कोई घटना दुर्घटनाएं होती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो दूसरे देशों में कई बार सरकार उस फ्रेट का सब्सिडी देती है, जो वेरिएशन आता है उसको सरकार एब्जॉर्ब करती है। तो आप बताइए कि और क्या ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि राजस्थान के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके? आप भी कई देशों में आपने एग्जीबिशंस लगाई है, यहाँ से डेलीगेशंस आप लेके जाते हैं, तो आपको अंतर क्या महसूस होता है और चुनौती क्या है? क्या है, जैसे आपने सबसे पहले बात की ट्रांसपोर्टेशन की, तो कोरोना के बाद से लगातार, कोरोना से पहले के जो किराए थे और कोरोना के बाद में बहुत बड़ा डिफरेंस बढ़ा, और वो डिफरेंस हो गया 10 टाइम तक। यानी पहले किराया अगर $1,000 का था किसी कंटेनर का, तो वो $10,000, $12,000 तक भी हो गया।
तो ये जो 10-12 गुना अगर किराया बढ़ा तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्टर को। क्यों? एक्सपोर्टर के पास करीब करीब एक साल तक के ऑर्डर बुक होते हैं। उस ऑर्डर के हिसाब से उसको माल की सप्लाई और उसके अपने एक्सपेंसेस जो है उसकी लिस्ट के हिसाब से होता है कि एवरेज ये किराया रहेगा, ये खर्चा रहेगा। तो उसमें उसका बड़ा जो फ़र्क पड़ा वो उसका प्रॉफिट ख़त्म हो गया, उसका वो माल नहीं भेज पाया उसकी वजह से। तो सरकार को सबसे पहले इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। हमने 40 के माध्यम से लगातार 6-7 लेटर सरकार को दिए हैं कि इसका कुछ ना कुछ सब्सिडी सरकार के द्वारा इसमें होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस पे गौर करते हुए जो नई अभी पॉलिसी दी है उसमें एक सब्सिडी का प्रावधान इन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रावधान सब्सिडी का एक अच्छा प्रावधान है और ये अप टू 25 लाख रुपए तक एक पार्टी को एक साल में मिलेगा। तो इसके माध्यम से इनका किराए का रेट जहाँ ज़्यादा हो रहा है वो एक रीज़नेबल सा हो जाएगा। तो उनका जो बीच बीच में कहीं एक ब्रेक लगता था, स्पीड ब्रेकर आ जाता था कि मैं ये माल भेजूं कि नहीं भेजूं, कैसे करूं, प्रॉफिट का क्या होगा, तो वो मेरे को लगता है इस पे दूर होगा और डेफिनेटली इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ने में सहायक होगा। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग राजस्थान पर यह था हमारा विशेष कार्यक्रम। आप देखते रहिए समाचार प्लस।